नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम राइज एंड फॉल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष और उसका पतन देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जहांगीर काल से लेके शाहजहां और औरंगजेब तक के काल के मुगल स्थापत्य पे। पिछले अपने लेक्चर में हमने बात की थी अकबरकालीन स्थापत्य कला के ऊपर, और बहुत सारे निर्माण कार्य हमने देखे थे मुगलों के, जैसे फतेहपुर सीकरी है, आगरा है। आज हम बात करने जा रहे हैं, अपनी शुरुआत करते हैं जहांगीर कालीन स्थापत्य कला से। जैसे कि हमको पता है कि अकबर के बाद जहांगीर शासक बनता है, और जहांगीर को स्थापत्य से अधिक ज़्यादा रुचि उसको चित्रकारी में थी। लेकिन फिर भी इस काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थापत्य हुआ, और इस काल में पित्राद्युरा की परंपरा की शुरुआत हुई। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं पहले अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। पित्राद्युरा क्या होता है, यदि आपको ना पता हो तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारे टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है। इसके काल में उद्यान निर्माण में बहुत ज़्यादा गति आई। पूर्व मुगल इमारतों में जहांगीर की नापसंदी के बावजूद वो आगरा में गंभीर प्लेग महामारी फैलने के कारण कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी में आके रुकता है, और अपने बेटे शाहजहां को अकबर के महल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी दिखाता है, जिन महलों की हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अतीत की इस वास्तुकला में जहांगीर की रुचि का एक विशेष अर्थ है, क्योंकि वह अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि यहाँ उसे शेख सलीम ने खुद अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी निमित किया था, यानी कि अध्यात्म से कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज कर रहा है अपने रूल को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहली जो इमारत है जहांगीर कालीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो है अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में बना हुआ है। ये मकबरा जो है, इसकी योजना अकबर ने स्वयं बनाई थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में, लेकिन इसका जो निर्माण है वो जहांगीर के काल में हुआ। जबकि इसके बगीचे की सेटिंग कुछ कुछ हुमायूं के मकबरे पर आधारित है, यानी कि चार बाग पद्धति पे बना है। हुमायूं का मकबरा हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने हुमायूं के मकबरे की बात की थी अकबरकालीन स्थापत्य कला में, और वो भी एक चार बाग पद्धति पे था उसकी। और इसकी जो मकबरे की जो आउटर सेटिंग है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन ये मकबरा जो है, अकबर का जो मकबरा है, वो अपने पिता हुमायूं के मकबरे से कहीं से भी अगर आर्किटेक्चरल टर्म्स में देखें तो कहीं से भी इसकी समानता नहीं दिखती। उसमें हमने मकबरे में देखा था हुमायूं के बहुत बड़ी गुम्बद लगी है, और उसके ऊपर तैमूरिद प्रभाव हमने पढ़े थे बहुत सारे, किस किस तरह से हैं। जबकि इसमें हमको मीनार दिख रही है, एकदम सेपरेट मीनार है, मार्बल की बनी हुई है। गुम्बद यहाँ पे नहीं दिख रही, छतियां दिख रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मकबरा जो है, ये हुमायूं के मकबरे से इसकी जो योजना है वो बहुत ज्यादा विपरीत है, भिन्न है। ये अकबर की अंतिम योजना थी, और जहांगीर काल की पहली इमारत है। मरियम उज जमानी का मकबरा भी इसी के पास है। अकबर के मकबरे के कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ। यह मकबरा सिकंदरा नगर में है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी जो स्थापना है नगर की, ये सिकंदर लोदी ने की थी, और अकबर ने इसका नाम बदलकर बहिश्ताबाद रख दिया था। बहिश्ताबाद का मतलब होता है इस्लाम में स्वर्ग को बहिश्ताबाद बोलते हैं, पैराडाइज। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। देखिए, ये 5 मंजिलें हैं इस मकबरे में, लेकिन जो अकबर की कब्र है वो पहली मंजिल पर है। मीनारें संगमरमर की हैं, जिन पे बौद्ध वास्तुकला के प्रभाव हमको दिखते हैं, और हैवल महोदय ने इसको पुण्य स्मारक कहा है। इस मकबरे के ऊपर ईश्वर के 99 नाम अंकित हैं, और इसमें हिंदू धर्म का स्वास्तिक और ईसाई धर्म के क्रॉस के चिन्ह भी हमको अंकित मिलते हैं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो यहाँ पैदल जाया करता था, यात्रा किया करता था पैदल। 1691 में जब औरंगजेब का शासन होता है, उस समय जाट नेता राजा राम है, वो इसको खोदकर इसमें से अकबर की हड्डियों को निकालते हैं, और उसको हिंदुओं की तौर तरीके से उसको जला देते हैं। कुछ विद्रोह होते हैं जाटों के औरंगजेब के साथ, तो उसके परिणाम स्वरूप ये जो पूरा इवेंट हुआ है, ये उसके परिणाम स्वरूप जाट नेता राजा राम करते हैं। इसके बाद आता है एतमादुद्दौला का मकबरा। ये एतमादुद्दौला जो है वो जहांगीर का ससुर है, नूरजहां का पिता है, और मुगल काल की पहली इमारत है ये, जो पूर्ण संगमरमर से निर्मित हुई है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली इमारत। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने 1626 ईस्वी में ईरानी शैली से कराया था। नूरजहां ने कराया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जहांगीर कालीन इमारत जरूर है, मगर इसका निर्माण जो है वो नूरजहां ने किया है। शैली ईरानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमको जालियों का कार्य दिखता है, मतलब मीनारों और दीवारों पे हमको जालियां बनी हुई हैं बहुत सारी। जालियों का एक अलग ही महत्व है इस्लाम में, क्योंकि जालियां प्रकाश को अंदर आने देती हैं, इसलिए जालियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके स्थापत्य में। तो जाली वर्क हमको दिखता है, और पर्सी ब्राउन ने इसे संपूर्ण इमारत कहा है। मुगल काल में सर्वप्रथम पित्यादूरा हमको इसी पर बड़े पैमाने पे प्रयोग होता दिखता है। इसके बाद हम जरूर ताजमहल में देखते हैं बहुत बड़े पैमाने में, लेकिन पहली बार इस इमारत के ऊपर इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है पित्यादूरा का। जहांगीर का मकबरा है ये, और ये जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है। लाहौर में दिलकुशा बाग में इसका मकबरा बनवाया है नूरजहां ने।
योजना जरूर जहांगीर ने बनाई थी अपने पिता की तरह, जैसे पिता अकबर ने अपने मकबरे की योजना बनाई लेकिन उसको बना नहीं पाए, और इसकी योजना जहांगीर ने बनाई लेकिन इसको बनाया है नूरजहां ने। जहांगीर काल के अन्य स्थापत्य हैं जैसे लाहौर की मोती मस्जिद है, अनारकली का मकबरा है जो कि लाहौर में है, जिसको विलियम फिंच ने जाके देखा था, और विलियम फिंच इस मकबरे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज भी था। इस मकबरे पर लिखा है, अगर अपनी माशूका का चेहरा एक बार फिर देख पाता तो कयामत के दिन तक खुदा को शुक्रिया करता। ये विलियम फिंच इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम फिंच ही एकमात्र ऐसा ट्रैवलर है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा अपने आने वाले लेक्चर में, जब मैं बात करूंगा फॉरेन ट्रैवलर्स इन मुगल इंडिया, तो उनमें मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में। लेकिन अब क्योंकि बात उठी है तो विलियम फिंच एक ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जिसने अनारकली के मकबरे का जिक्र किया है। बाकी हमको और किसी भी स्रोत से अनारकली के बारे में पता नहीं चलता, किसी भी फॉरेन ट्रैवलर से। तो इसके अलावा दिल्ली में रहीम का मकबरा बनवाया है, जहांगीर के काल में बना है, और नूरजहां ने लाहौर में एक मस्जिद बनवाई है। तो ये सारे जहांगीर काल के स्थापत्य थे। शाहजहां का काल जो है, जैसे कि हमको पता है, मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। तो इसके स्थापत्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे हमने अकबर का काल पढ़ा था तीन भागों में, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और आगरा। इसी तरह से शाहजहां का जो काल है ये आगरा और दिल्ली के डिविजन्स में पढ़ते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में आगरा में बहुत ज्यादा स्थापत्य करवाता है शाहजहां, जैसे दीवाने आम अकबर ने बनवाया था उसको फिर से तोड़वा के संगमरमर का बनवाता है। फिर दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, मुसम्मन बुर्ज है, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, ताजमहल, इन सब की ये यहाँ पे स्थापत्य करता है। और फिर जब इसकी राजधानी शिफ्ट करता है दिल्ली 1638 ईस्वी में, तो वहाँ पे शाहजहानाबाद की स्थापना होती है, एक नगर बसाता है जहाँ पे फिर लाल किला, शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद और ये सब की यहाँ पे स्थापत्य ये करता है। तो शाहजहां काल के स्थापत्य की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेट के एग्जाम हो, चाहे पीजीटी टीजीटी का हो, या फिर अभी यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है, हम सबको पता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है, ये महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जैसे कि हमको सल्तनत काल में दिखता है, फिरोज शाह तुगलक के समय में, ऐसे ही कुछ कुछ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दांतेदार मेहराब का प्रचलन होता दिखाई देता है, और जो गुंबद है वो अब बल्बाकार होना शुरू हो जाता है। बल्बाकार ऊंचा उठा हुआ गुंबद हमको देखने को मिलेगा, यानी कि प्याजी गुंबद जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का हमको गुंबद यहाँ से देखने को मिलता है। संगमरमर का यहाँ पे व्यापक प्रयोग हमको देखने को मिलता है, और जो भवन है वो अधिकतर वृत्ताकार बनाएगा। यहाँ पे अलंकरण को अधिक महत्व दिया जाने लगा, और जालियों में ज्यामितीय आकारों को तराशने के स्थान पे फूल पत्ती तराश के अलंकरण किया जाना शुरू किया गया। शाहजहां के आगरा के भवन देख लेते हैं। सबसे पहले ताजमहल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण 1631 से लेके 1653 तक लगभग 22 साल तक चला है, और इसके निर्माण में कुल 3 करोड़ का खर्च आया। शाहजहां ने इसे मुमताज के मकबरे के रूप में बनवाया था, और ये जो मुमताज है, मुमताज महल जिसको बोलते हैं, ये आसफ खां की बेटी थी और शाहजहां की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु बुरहानपुर में होती है 14वें प्रसव के दौरान। तो बुरहानपुर में लेकिन उसको पहले दफनाया जाता है, उसके बाद फिर उसके लिए मकबरा बना के उसको यहाँ पे दफनाया जाता है। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसमें बेल बूटों की जो सजावट हुई है ताजमहल में, वो कन्नौज के हिंदुओं द्वारा किया गया है। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताजमहल से जुड़े, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसका वास्तुकार है, ताजमहल का जो आर्किटेक्ट है, वो है उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको नादिर उल असरार की उपाधि भी दी गई थी बाद में। और इसके गुंबद का जो निर्माण किया गया है, जो ऊपर गुंबद है, अब देख पा रहे हो कि किस तरह से उठा हुआ गुंबद, ऊंचा उठा हुआ गुंबद बनाया गया है, इसी को प्याजी गुंबद कहते हैं। और इसके गुंबद का निर्माण किया है इस्माइल खान ने। कुरान की जो आयतें इसके ऊपर लिखी गई हैं, जो इसमें कैलीग्राफी हुई है, वो किया है अमान खान सिराजी ने। और ताजमहल की जो लंबाई और चौड़ाई है बराबर है, ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। आप चाहे इसको नॉर्थ डायरेक्शन से देखें, चाहे साउथ से देखें, ईस्ट या वेस्ट कहीं से भी देखें, तो ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल दिखता है। तो इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग बराबर है। ट्रेवेनियर कहता है, जो मुगल काल में भारत आता है, ट्रेवेनियर फॉरेन ट्रेवलर है, ये इस बात का उल्लेख करता है कि 20,000 मजदूरों ने 22 साल में ताज बना दिया, किंतु इसके द्वार पर जो तारीख अंकित है वो है 1647। अब क्योंकि इसका निर्माण शुरू होता है 1631 और द्वार पे तारीख अंकित है 1647, तो इसकी हिसाब से शायद ये 17 वर्षों में बना। हेवल कहते हैं ताज जो है वो भारतीय नारी की साकार प्रतिमा है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं नेट के और पीजीटी के एग्जाम में कि किसने किस बिल्डिंग के बारे में, किस इतिहासकार ने क्या कहा। तो ये सारे 8 हिस्टोरियंस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में बना के। दीवाने आम, जैसे मैंने आपको बताया, आगरे के किले के अंदर अकबर ने बनवाई थी ये इमारत, और इसको 1627 में तुड़वाकर शाहजहां ने संगमरमर से बनवाया। और यहीं पर शाहजहां का तख्त ताउस रहता था, सिंहासन, जिसको बोला गया है तख्त ताउस। ताउस जो है ये एक बाहर विदेशी वर्ड है, भारतीय वर्ड है, जिसका मीनिंग है मोर, यानी पिकॉक थ्रोन था, जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। पिकॉक थ्रोन बाद में
लूट के ले जाता है नादिर शाह। तो यहाँ पे तख्ते तौस रखता था और यहीं पे अपना दरबार लगाता था। दीवाने खास दूसरी इमारत है जिसका निर्माण 1637 में हुआ और ये सबसे अलंकृत इमारत है। इसके बाद ये मोती मस्जिद का निर्माण कराता है अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में। जहांआरा जैसा कि हमको पता है शाहजहां की सभी पुत्र और पुत्रियों में सबसे बड़ी जहांआरा थी, तो जहांआरा के सम्मान में मोती मस्जिद का ये निर्माण कराता है। और बाहर लाल पत्थर और अंदर ये इसमें मस्जिद में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और ये नीचे जो लेफ्ट साइड में फोटो है मुसम्मन बुर्ज है, ये 6 मंजिला भवन है जहाँ से शाहजहां जो है झरोका दर्शन देता था और यहीं से ताजमहल दिखाई देता था। बीच में यमुना नदी है, उस तरफ ताजमहल हालांकि फोटो में नहीं दिख रहा, यहाँ से ताजमहल देखा करता था। और जब औरंगजेब ने उसको कैद किया तो वो अपनी कैद के दौरान शाहजहां यहीं पे रहता था और यहीं से वो ताजमहल को देखता था। नगीना मस्जिद है, आगरा किले के अंदर संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद जामा मस्जिद है नीचे दाहिनी तरफ दी हुई, जो कि और इसका निर्माण जहांआरा ने कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, जहांआरा ने इसका निर्माण कराया, शाहजहां ने नहीं कराया, आगरे के किले में। और जहांआरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम कभी मुगल काल पढ़ेंगे। तो जहांआरा ने इसका निर्माण कराया है। शाहजहां के दिल्ली के भवन, जैसा कि मैंने बताया, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी फिर से दिल्ली को लेके आ गया था और दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराना शुरू किया। 1638 में शाहजहानाबाद बनाना शुरू किया। तो इसका असली नाम लेकिन लाल किले का किला मुबारक था। लाल बलुआ पत्थर से क्योंकि बनाया गया इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। और हमीद और अहमद इसके शिल्पकार थे, ये महत्वपूर्ण है, हमीद और अहमद इसके शिल्पकार थे। 1648 में शाहजहां यहाँ आकर रहने लगा। मुगलों द्वारा निर्मित ये अंतिम किला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बाद मुगलों ने कोई भी किला निर्माण नहीं किया। औरंगजेब के काल तक भी हमको कोई किला नहीं मिलता। एक किला हमको ये लाल किला मिल गया है दिल्ली में। आगरा में एक किला बनवाया अकबर ने और लाहौर में एक किला था अकबर ने बनवाया था, इसके ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि ये आखिरी किला है। इसके सामने चांदनी चौक है जिसका नक्शा जो है वो जहांआरा ने बनवाया था। देखिए आप कितना महत्वपूर्ण, कितना हर जगह जहांआरा जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और सूफी, जब हम कभी सूफी बात पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका जिक्र आएगा जहांआरा। तो इसके सामने एक चांदनी चौक जैसे कि पता होगा दिल्ली वालों को, अभी शॉपिंग वहाँ पे करने बहुत लोग जाते हैं, तो उसका जो नक्शा है वो जहांआरा ने बनवाया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसमें शाहजहां ने एक अस्पताल बनवाया है जिसको दारुल शिफा बोलते हैं। पश्चिमी द्वार का नाम है लाहौरी दरवाज़ा जो कि मुख्य द्वार है, और दक्षिणी द्वार जो है वो दिल्ली दरवाज़ा है। इसके मुख्य भागों में दीवाने खास है, दीवाने आम है, रंग महल है। जो रंग महल है वो उसका शाहजहां का खुद का आवास था, उसका खुद का पैलेस था। और इसके नीचे एक नहर बहती थी जिसका नाम है नहर है बहिश्त। इसमें हयात बख्श नाम का बाग है, मतलब एक बाग है जिसका नाम है हयात बख्श। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे कि दिल्ली के किले के अंदर क्या क्या, इनमें से कौन कौन से स्थापत्य मौजूद हैं या फिर लाल किले के अंदर कौन कौन से हैं, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। दिल्ली का जामा मस्जिद, किले के पास ही शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। और ये मस्जिद खास और आम दोनों प्रकार के लोगों के इस्तेमाल के लिए थी, यानी कि निजी मस्जिद नहीं थी, पब्लिक के लिए थी। और मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है जिसपे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। मस्जिद के चारों ओर मीनारे हैं और लाल बलुआ पत्थर की धारियों वाले 3 गुंबद हैं। कुछ कुछ ऐसी ही दिखती है जिस तरह से ये मस्जिद है नीचे शाहजहां जो जहांआरा ने बनवाई, लगभग ऐसी ही मस्जिद है वो। तो इसके बाद आता है पतन का काल। जब औरंगजेब का शासन शुरू होता है तो मुगल स्थापत्य का पतन आता है और शाहजहां के जो काल में दृश्य कलाओं का चरम विकास हुआ। लेकिन इन कलाओं के पीछे टूटता हुआ साम्राज्य था और उसकी दरारें जो थी वो कुछ छिपी हुई थी। 1657 में औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के बाद साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया, जिसके साथ ही भवन निर्माण कला का भी पतन आरंभ हुआ। अब ये जो भवन निर्माण कला है इससे भी हम जज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर था वो टुवर्ड्स डिक्लाइन था, कहीं ना कहीं इसका पतन हो रहा था, क्योंकि हमको भवन निर्माण में बहुत तेजी नहीं देखने को मिलती, कहीं अलंकरण नहीं देखने को मिलते, सादगी देखने को मिलेगी और जो उसमें संतुलन है उसका भी अभाव देखने को मिलेगा। शैली भी एकदम रूढ़िवादी हो जाएगी, अलंकरण घटिया तरीके का हो जाएगा, संतुलन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहीं से जज किया जा सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी हो गई होगी। रबिया उद दुरानी का मकबरा बनवाया औरंगजेब ने औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है और रबिया उद दुरानी इसकी पत्नी थी। और इसने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि ताजमहल को बनाया जाए दोबारा या नकल की जाए, बट इसको इसीलिए फोड़ नकल कहते हैं, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि किस तरह से ये एकदम देखने में लग रहा है कि जैसे कुपोषण का शिकार हो गई ये इमारत, और इसको खाने को नहीं दिया, यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा पैसा लगाया नहीं, पैसा खर्चा नहीं किया, और इसीलिए इसको ताज की फोड़ नकल भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है काला ताज, दक्षिण का ताज और दूसरा ताज। लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई, हालांकि बहुत खूबसूरत है। इसमें सबसे अहम बात है इसके फूले हुए गुंबद, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जो निर्माण हुआ वो फिदाई खान के निरीक्षण में हुआ। इसके बाद दिल्ली की मोती मस्जिद बनी औरंगजेब के काल में, जो कि संगमरमर से निर्मित है और लाल किले के अंदर बनवाई गई है दिल्ली में। तो
ये एक टेबल है, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मोती मस्जिद और जामा मस्जिद लाहौर, आगरा, दिल्ली 3 जगह बनी है, किसने कहाँ पे बनवाई है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी के दिमाग में। तो ये मैंने टेबल दी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मोती मस्जिद और जामा मस्जिद लाहौर में किसने बनाई, आगरा में किसने बनाई और दिल्ली में किसने बनवाई। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको जितने भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।